नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है जब मुझको सांप ने काटा भाग 2। दोस्तों, इस भाग में हम इस कहानी से जुड़े प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इस कहानी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप इस कहानी के भाग 1 के वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस कहानी के जब मुझको सांप ने काटा भाग 1 की लिंक दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, नहीं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पर जाइए जहां पर आपको मिल जाएंगे जब मुझको सांप ने काटा भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी से जुड़े प्रश्न उत्तर जब मुझको सांप ने काटा भाग 2। इस वीडियो देखने के बाद हम क्या सीखने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य यह है कि डंक मारने वाले जंतुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरे, घर से संबंधित शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी। और तीसरा यह है कहानी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं जब मुझको सांप ने काटा प्रश्न उत्तर। सबसे पहले एक झलक इस कहानी के सारांश के ऊपर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। इसका सारांश कुछ इस प्रकार। जब मुझको सांप ने काटा कहानी में लेखक शंकर जी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। वे लिखते हैं कि एक दिन अहाते में उन्होंने एक सांप को रेंगते हुए नारियल के खोल के अंदर घुसते हुए देखा। वे तुरंत उस खोल के मुंह को एक पत्थर से बंद कर दिए और अपनी नानी के पास गए। नानी को जैसे पता चला कि उन्होंने एक सांप पकड़ रखा है तो वह घबराकर चीखने लगी। तब नाना अंदर दौड़ आए और उसे छीनकर दूर फेंक दिए। उसी दिन शाम को एक बर को पकड़ते वक्त बर ने लेखक की उंगली को काट खाया। उनकी दर्द को देखकर नानी नाना को बुलाई और नाना तुरंत बच्चे को एक बूढ़े आदमी के पास ले गए। वो बूढ़ा आदमी एक पीतल के बर्तन में पानी लाया और बच्चे के सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगा। तभी नानी और गांव वाले वहां पहुंच चुके थे। तब तक उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी उन्हें जबरदस्ती झाड़ फूंक करवानी पड़ी। फिर उस बूढ़े आदमी ने उस पानी से उंगली धोई और पिलाया भी। उसने नाना से कहा, समय रहते ले आने से बच्चा खतरे से बाहर है, क्योंकि एक जहरीले सांप ने काटा था। सब लोग उस अद्भुत इलाज के लिए उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा। नाना ने भी उस आदमी को बहुत सी चीज भेंट में दी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं इससे जुड़े प्रश्न उत्तर। कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? नाना को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है, जिसका इलाज सिर्फ तंत्र मंत्र है, इसलिए वे मुझे झाड़ फूंक आदमी के पास ले गए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जब सांप नारियल के खोल के अंदर घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सांप बाहर ना आ सके। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं, उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। मैं ऐसा इसलिए सोचता हूं क्योंकि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा था। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। यह पूरी कहानी सांप का काटना और उसकी इलाज पर है, इसलिए इस कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा रखा गया है।
इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता है, जैसे जब मुझे बर ने काटा, गांव का डॉक्टर, झाड़ फूंक वाला इलाज आदि। उई मां कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों यानी जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। वे हैं मधुमक्खी, मच्छर, ततैया, बिच्छू। यह मधुमक्खी, मच्छर, ततैया और बिच्छू ये डंक मारते हैं। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हां, कई बार ऐसा होता है कि हम बताना चाहते हैं पर डर के कारण बता नहीं पाते हैं। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहां देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? हां, अपने बगीचे में कई बार सांप देखा है। सांप देखकर बहुत डर लगा। तुम्हारी बात। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? अगर सांप काट ले तो जहां सांप काटे उसके ऊपर नीचे कसकर पट्टियां बांध दे ताकि जहर आगे न बढ़े और तुरंत अस्पताल ले जाए। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? किसी लोहे की चीज को घिसकर लगा दे या उस पर रगड़ दे। हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं। इससे बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। किसी को चोट लग जाए तो क्या करोगी? किसी को चोट लग जाए तो प्राथमिक उपचार करें और फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। प्राथमिक उपचार मतलब हम उसे डिटॉल से धो सकते हैं और उसके बाद रुई से पोंछ के अच्छी तरह से मलहम लगा देंगे और उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे और इसके साथ साथ हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी की आंख में कुछ पड़ जाए? अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो ठंडे पानी से धोएं। किसी की नाक से खून बहने लगे किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दें। गीले कपड़े से नाक को पोंछें। यदि फिर भी बंद न हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। जरा सोचो तो, नारियल की खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? नल में, झाड़ियों में, टूटे फूटे बर्तन में आदि चीजों में सांप छिप सकता था। वो खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? नारियल निकालकर खोल किसी ने वहीं फेंक दिया होगा या नारियल का पानी पीकर कोई खोल को वहां फेंक दिया होगा। घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है। उन पर घेरा लगाओ। तो चलिए देखते हैं शब्द क्या है। अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहट, नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, टांड, कमरा, मुंडेर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है कि ये शब्दों का अर्थ क्या होता है। अहाता मतलब आप सभी लोग जानते हैं, चार दीवार के अंदर
एक जगह होती है जहां पे खेलने कूदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह आता है आला। आला मतलब दीवार में बनी हुई एक छोटी सी जगह होती है जहां पे कुछ चीजें रखी जाती है। फिर आता है रसोई, जहां पे खाना पीना बनाते हैं। फिर आता है नहर। नहर मतलब आप लोग जानते हैं नाला होता है जहां पानी बहता है। फिर है आंगन। आंगन मतलब घर का एक हिस्सा होता है जहां पर खुला रहता है और उस तरफ भी चार दीवार रहती है, उसको आंगन कहते हैं। और घेर। घेर मतलब ये चारों तरफ घेर के रहता है, जिसे हम बाउंड्री भी कहते हैं। और उसके बाद आता है छज्जा। छज्जा मतलब घर का जो एक हिस्सा होता है जो सामने की तरफ रहता है, ऊपर छत रहता है लेकिन तीन तरफ छोटे छोटे दीवार से बंधा होता है और वहां हम बैठते हैं, बाहर देखने के लिए झांकते हैं, वही जगह को छज्जा कहते हैं। फिर आता है पुलिया। पुलिया मतलब एक छोटा सा पुल होता है जिसे घर के सामने रहता है, वो पार करने के लिए या फिर नाला जाता है, नाला के ऊपर से पार करके जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता है कमरा। कमरा मतलब रहने की एक जगह होता है। और फिर है बरामदा। बरामदा मतलब ये घर का ही हिस्सा है जो कि घर के सामने की तरफ रहता है, जहाँ पे बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर जूता स्टैंड रखते हैं हम लोग, ऐसे हैं। फिर है सीढ़ी। सीढ़ी मतलब ये चढ़ने के लिए सोपान होता है, मतलब छत पर जाने के लिए सोपान है। फिर है दालान। दालान मतलब गलियारा कहते हैं जिसको हम अंग्रेजी में कॉरिडोर भी कहते हैं। फिर है जोहड़। जोहड़ मतलब तालाब होता है। फिर है मुंडेर। मुंडेर मतलब छत के ऊपर चले जाने से दीवार का कुछ ऊपरी भाग होता है जो कि छत को कवर करके रखता है और हम छत पर घूमते वक्त वो थोड़ा सा हमारे कमर की तरफ उतना उतनी ऊंचाई से रहता है, वो उसे मुंडेर कहते हैं। और जीना। जीना मतलब वही सीढ़ी या फिर सोपान। छत। छत मतलब कमरे का ऊपरी भाग होता है। अस्तबल ये घुड़शाला होता है। डाकघर जहां चिट्ठी भेजने के लिए कार्यालय होता है। और है अटारी। अटारी मतलब कोठा होता है। फिर है रहट। सड़क। सड़क मतलब रास्ता। और है रहट। रहट मतलब ये पुली होता है जो कि कुएं से बंधा होता है जिसके सहारे हम पानी कुएं से निकाल सकते हैं। और उसके बाद है टांड। टांड मतलब सामान रखने के लिए बनी हुई एक अलमारी होती है। तो दोस्तों ये सब पता लगाने के बाद अभी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें घर का हिस्सा कौन सा है। तो सबसे पहले यह है अहाता। फिर है आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत। फिर रसोई, फिर है छज्जा, फिर है दालान, फिर है टांड, फिर एक कमरा और एक है मुंडेर। ये सभी घर के हिस्से होते हैं। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, इसका मतलब होता है वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, इसका मतलब होता है अब बच्चा बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित भी है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, इसका मतलब नाना ने उसे बहुत सी चीजें उपहार स्वरूप दी। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में से सही निशाना लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। एक है पूर्ण विराम, फिर एक है आश्चर्य सूचक और एक है प्रश्न सूचक। तो दोस्तों ये जो निशान आप देख रहे हैं अब इसको इस्तेमाल करना है। वाक्य है आपके सामने, नानी चीख उठी सांप। अब कौन सा निशाना लगाएंगे वहां पे? फिर दूसरा वाक्य है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। फिर है, क्या तुम बाजार चलोगी? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत।
तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? आह, कितनी मीठी है। अब दोस्तों हमें इन निशानों को यहां पर भर देंगे। जैसे कि नानी चीख उठी सांप, मतलब अब हमें यहां पर आश्चर्य होकर सवाल पूछा, तो आश्चर्य सूचक निशान लगाएंगे। फिर है सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यह पूर्ण विराम। फिर क्या तुम बाजार चलोगी, यह प्रश्न है। चुपचाप बैठो, मतलब यहीं पर एक वाक्य को विराम लेना चाहिए, पूर्ण विराम। फिर हिलना डुलना मत, और एक पूर्ण विराम। फिर तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, यह प्रश्न है, इसलिए प्रश्न सूचक निशान। फिर आह कितनी मीठी है, आह मतलब यह है हमारा आश्चर्य सूचक। फिर है कितनी मीठी है, कितनी मीठी है, यह है हमारा पूर्ण विराम। क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मिला। याद रखो वो खोल में सांप लेकर भागा था। हम लड़के को निडर और होशियार कहेंगे क्योंकि उसने नारियल के खोल का मुंह बंद करके सांप को लेकर भागा था। इससे बच्चे की होशियारी भी पता चलता है और निडर भी। दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहां धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। चलते चलते, मैं चलते चलते थक गया। पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे मेरा भाई भी आ गया। जल्दी जल्दी, हमें जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंचना पड़ता है। रोते रोते, वो रोते रोते हंस भी देता है। आगे आगे, वो आगे आगे भाग रहा था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए। आप अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं https@tarunkumardas.blogspot.com पर। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हूंगा। तब तक